Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss syllabus of pharmaceutical microbiology. So let's start. तो स्टूडेंट्स ये जो सब्जेक्ट है ये आपके बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। अगर आप गौर से देखें तो थर्ड सेमेस्टर में अब आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े ज्यादा डिटेल में आने लग गए हैं, राइट। फर्स्ट सेमेस्टर और जो सेकंड सेमेस्टर में जब आपने बात की है तो वहां पे आपने मोस्टली हर एक सब्जेक्ट का एक जनरल डिस्कशन देखा है, चाहे वो आपके पुराने सब्जेक्ट हो जो आप 11-12 से पढ़ते आ रहे हो या फिर फार्मेसी के कोई नए सब्जेक्ट हो जैसे कि फार्मास्यूटिक्स हो गया। अब धीरे धीरे थर्ड सेमेस्टर से आपके हर सब्जेक्ट के डिटेल सब्जेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। स्पेशली इन थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स के खुद के काफी सारे सब सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी हो गया, यूनिट ऑपरेशन हो गया, इंजीनियरिंग है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको एक तरीके से जो सरफेस आपने अभी तक पढ़ी है उसकी डिटेल स्टडीज के बारे में बताएगा। बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में कि इसके अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना चाहिए और एज अ फार्मासिस्ट आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए माइक्रोब्स के लिए। तो अगर आप गौर से देखें अपनी डेली लाइफ को तो जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें एक पर्टिकुलर फार्मेसी यानी कि एक हेल्थ केयर प्रोफेशन को क्या क्या पता होना चाहिए। ऑब्वियसली आप जब हॉस्पिटल्स में जाते हो, जब डॉक्टर के पास जाते हो तब कहते हो कि कोई पर्टिकुलर कोई बीमारी का कहते हैं, तो जब वो आपका ब्लड जांच या फिर यूरिन जांच के लिए देते हैं तो वहां पे ये देखा जाता है कि उसमें माइक्रोब्स हैं या नहीं। उसके आधार पे ये पता लगाया जाता है कि आपको इन्फेक्शन है, राइट। यानी कि बॉडी में कहीं भी अपने को इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका मेन रीजन क्या है, माइक्रोब्स। आइदर वो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं या फिर फंजाई हैं। उन सबको पता लगाना वो कौन सा है एग्जैक्टली उसे आइसोलेट करना और फिर उसके ट्रीटमेंट के हिसाब से एंटीबॉडीज देना या फिर वैक्सीन देना या फिर पर्टिकुलर बॉडी में कोई डिफिशियंसी हो गई है तो विटामिन देना। ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि अपन इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखेंगे। यूनिट वाइज अगर बात करूं कि आपको क्या क्या है जो कि सीखने को मिलेगा इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इट्स ब्रांच, स्कोप एंड इट्स इंपॉर्टेंस। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, किसने कौन कौन से बैक्टीरिया की खोज की, किस तरीके से इसकी स्टेनिंग टेक्निक्स हैं जो कि डेवलप हुई है, सारी की सारी चीजें। देन इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, study of ultrastructure and morphological classification of bacteria, nutrition requirement, raw material used for culture media, physical parameters for growth curve, isolation and preservation methods for pure culture, cultivation of anaerobes, quantitative measurements of bacterial growth, total and viable count। यानी कि बेसिकली प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक्स तो पढ़ोगे, साथ ही साथ बैक्टीरिया जो है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानोगे। अगर आपको किसी बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाना है तो उसके लिए आपको जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप लैब्स में भी देते हो कोई सैंपल आइदर यूरिन का तो वहां पे भी न्यूट्रिशनल जो आपके प्लेट्स होती है, कल्चर प्लेट्स होती है, उसके अंदर आपके सैंपल को है जो कि रखा जाता है और उसमें प्रॉपर्ली वो सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि एक फेवरेबल कंडीशन होती है किसी भी बैक्टीरिया या फिर अदर माइक्रोब्स के ग्रोथ करने की। तो अगर उसमें आपके सैंपल में बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वहां पे वो ग्रोथ है जो कि प्रॉपर रूप में दिखाई देगी और उसके आधार पर अपन बता सकते हैं कि हाँ भाई ये पर्सन है जो कि इन्फेक्टेड है, वी हैव टू ट्रीट यूजिंग सम एंटीबॉडीज। देन बैक्टीरियल जो ग्रोथ हो रखी है उसे काउंट कैसे किया जाता है, कैसे पता लगा जाता है कि इन्फेक्शन है जो कितना सीवियर है या कितना माइल्ड है, ये सारी चीजें देखेंगे। देन जो माइक्रोस्कोपीज हैं, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, इनकी भी जनरल स्टडीज करेंगे। सेकेंड यूनिट के अंदर अपन देखेंगे जो बैक्टीरिया हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, आइसोलेशन किस तरीके से होते हैं। तो उसके हिसाब से स्टेनिंग जो टेक्निक्स हैं, सिंपल, ग्राम, एसिड फास्ट स्टेनिंग, उनके बारे में देखेंगे। बायोकेमिकल टेस्ट, स्टडी एंड प्रिंसिपल, प्रोसीजर, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल, गैसेस, रेडियस एंड मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन देखेंगे। यानी कि अब बात यहाँ पे आगे आपके प्रोडक्शन की कि सपोज आप इंडस्ट्री के अंदर हैं, इंडस्ट्री में आप कोई ना कोई सैंपल बनाते हैं, कोई ना कोई ड्रग बनाते हैं, सपोज वो लिक्विड है, सपोज वो वैक्सीन है, राइट। अब वैक्सीन है तो क्योंकि वैक्सीन है तो सीधा का सीधा आपके आईवी में इंजेक्ट होगी, तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपके लिए जो भी मेडिसिन बनाई हैं वो सारी की सारी स्टाइल हो, उसके अंदर कोई माइक्रोब्स ना हो, क्योंकि अगर उनके अंदर माइक्रोब्स हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप उसी को अपनी बॉडी में ले रहे हो उस चीज के क्योर के लिए, तो आपकी बॉडी में उस तरीके के डिजीज वो खुद क्रिएट ना कर दे। तो ये भी जरूरी होता है इंडस्ट्रीज के अंदर कि जब भी अपन काम कर रहे हैं तो एकदम असेप्टिक कंडीशन में करें जहाँ पे माइक्रोब्स ना हो। उसके बाद भी
उनमें टेस्ट करें कि क्या इसके अंदर माइक्रोब्स है तो नहीं, तो उसके पहले उसको स्टाइल किया जाता है और स्टाइल करने के बाद भी उसे इवोल्यूट किया जाता है कल्चर करके कि इसके अंदर कोई माइक्रोब्स या फिर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट तो नहीं है। तो ये सारे के सारे मेथड्स कौन से हैं किल करने के, किस तरीके से है जो कि अपन स्टाइल मेंटेन करते हैं, वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपन डिस्कस करेंगे। देन यूनिट नंबर 3 बैक्टीरियाज की बात कर ली, माइक्रोब्स की बात कर ली। अब डिटेल में बात करेंगे यूनिट नंबर 3 में फंजाई एंड वायरसेस की, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट देखेंगे, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्टिक एंड देयर इवोल्यूशन फॉर बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसिडल एक्शंस। स्टेरिलिटी टेस्टिंग्स के अंदर सॉलिड लिक्विड ऑप्थेल्मिक के लिए कौन कौन सी स्टेरिलिटी टेस्टिंग्स होती है अकॉर्डिंग टू IPVP एंड USP, इसके बारे में भी अपन जनरल स्टडीज करेंगे। देन यूनिट नंबर 4 में ये तो सारा देख ले बैक्टीरियाज के बारे में कि बैक्टीरियाज या जो माइक्रोब्स है वो कैसे ग्रो करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरीके से अपन इसे आइडेंटिफाई करेंगे। बट ये अपने सैंपल में हो ही ना, उसके लिए असेप्टिक कंडीशन को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, कंटामिनेशन को कैसे प्रिवेंट करते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। Like designing the aseptic area, laminar flow equipment, study of different source of contamination in an aseptic area, and method of prevention, clean area classification, principle and method of different microbiological assay, method for standardization of antibodies, विटामिन, अमीनो एसिड्स एंड असेसमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स। यानी कि सारी की सारी चीजें हैं जो कि यूनिट नंबर 4 में अपन देखेंगे कि किस तरीके से असेप्टिक एरिया को अपन को डिजाइन करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, ताकि माइक्रोब्स की ग्रोथ है जो कि वहां ना आ सके, या फिर माइक्रोब्स या फिर बैक्टीरियाज हैं जो कि आपके सैंपल में भी इन्वॉल्व ना हो। साथ ही साथ कंटेमिनेशन कम से कम होगी तो आपका सिस्टम भी असेप्टिक कंडीशन में स्टाइल रहेगा, तो उसके कारण कोई ना कोई जो इन्फेक्शन है वो होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप कोई सैंपल के अंदर बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर रहे हो तो इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन के कारण उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया आपको नहीं दिखेगा। क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। किसी पर्टिकुलर माइक्रोब्स का आपको ऐसे करना है तो किस तरीके से करते हैं, अपन एंटीबॉडीज विटामिन को स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे। लास्ट यूनिट नंबर 5 में अपन देखेंगे कि कोई भी तरीके का स्पॉइलेज है जो कि आपके सिस्टम को कंटामिनेट कर सकता है, वो क्या है, किस तरीके से उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सोर्स ऑफ कंटामिनेशन क्या हो सकता है, सोर्स ऑफ स्पॉइलेज क्या हो सकते हैं। देन प्रिवेंशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूजिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, यानी कि आप ये तो पता कर ही रहे हो कि हाँ भाई इसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ है या ये सब कुछ है, बट सपोज कोई प्रोडक्ट आप ऐसे बनाओ जो कि थोड़े से ही बाहरी एनवायरनमेंट में आने से उसके अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ बाद में हो जाती है, तो उसके अंदर अपन कौन कौन से एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज कर सकते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन, साथ ही साथ एंटी माइक्रोबियल एजेंट डालने के बाद वो कितने समय तक स्टेबल रह सकता है, ये सारी स्टडीज भी अपन इसमें पढ़ेंगे। Growth of animal cell in culture, general procedures of cell culture, primary established and transformed cell culture, application of cell cultures in pharmaceutical industries and research, इसके बारे में भी इस लास्ट चैप्टर में अपन देखेंगे। बुक्स की अगर बात करें कि कौन सी बुक्स आपके लिए सबसे अच्छी रहेंगी माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, तो मैं आपको पर्सनली पेल्जार है जो कि सजेस्ट करूंगी। इट इज क्वाइट नाइस बुक और सारा का कंटेंट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बाकी सारी बुक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ लेटेस्ट चीजें हैं जो कि आपको IPBP USP के अंदर देखने को मिलेगी, पेपलर के अंदर देखने को मिलेगी, कॉपर एंड गन जो ट्यूटोरियल फार्मेसी है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। प्रैक्टिकल्स की बात करें कि माइक्रोबायोलॉजी में प्रैक्टिकल कौन कौन से हैं, तो अगर आप गौर से देखें तो इस साल जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सारी की सारी थ्योरी ही उसके प्रैक्टिकल से रिलेट करती है, यानी कि जो भी आप थ्योरी में पढ़ेंगे वो हूबहू आपको है जो कि प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। तो थ्योरी में अपन ने जो देखा सेप्टिक कंडीशंस के बारे में, तो जो भी डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं इस तरीके के लाइक BOD है, लैमिनार फ्लो है, सेप्टिक हुड है, ऑटोक्लेव है, स्टेरिलाइजेशन के डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, उनको अपन पढ़ेंगे, उनकी स्टडीज करेंगे और उनके ऊपर प्रैक्टिकल भी करेंगे। देन स्टेरिलाइजेशन के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से अपन सिस्टम्स को स्टाइल कर सकते हैं, सब कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस, स्टेनिंग मेथड्स देखेंगे, कोई भी कल्चर को आइसोलेट करना, माइक्रोबियल एसेज, मोटिलिटी डिटरमाइन बाय हैंगिंग ड्रॉप मेथड, स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ वाटर एंड बायोकेमिकल टेस्ट, ये सारी चीजें हैं जो कि अपन एज ए प्रैक्टिकल आपके माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है आपके माइक्रोबायोलॉजी का। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यूनिट नंबर 1 यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट जो चैप्टर है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स उसके बारे में डिस्कस करूंगी।
I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.